हमारी महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में डॉक्टर सीमा सिंह एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ हैं। आपके शोध एवं अकादमिक कार्य महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, विधि एवं न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा में कानूनी प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहा है। आपने कई शोध पत्र लिखे हैं और विभिन्न विधिक मंचों पर आप अपने विचार प्रस्तुत करती रहती हैं। आपके मार्गदर्शन से विधि और न्याय क्षेत्र में कई नए आयाम जुड़े हैं। मैं बड़ी गौरव से, खुशी से बताना चाहूँगी कि आपको लेक्सिकन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता 2021 के लिए श्रीमती कमल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर है। प्रोफेसर, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सीमा जागरण मंच का भी और कालिंदी कॉलेज का भी कि उन्होंने मुझे आज आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। जब ये प्रदीप जी ने मुझसे विषय शेयर किया था, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका, तो ये विषय सुन करके मेरे दिमाग में सबसे पहले कुछ बातें आई थी कि जब हम भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में महिला की बात करते हैं तो महिला मतलब कौन? क्या सिर्फ वो महिलाएं जो आज आर्म फोर्सेस में हैं, वो महिलाएं जो इंटेलिजेंस में हैं, वो महिलाएं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, या एक आम भारतीय महिला का भी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? क्या हम इस पर भी बात कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने महिलाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया डिफेंस फोर्सेस में भी, और अब महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी मिल चुका है जो कि पहले उनके पास नहीं था। और अब चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे वो आपका कॉम्बैटिंग फोर्सेज हो, हर जगह कमांडोज तक आपकी महिलाएं अभी हैं वहाँ पे। तो एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं तो पुलिस में है, इंटेलिजेंस में है, आर्म फोर्सेस में है, टेक्निकल चीज़ों में है, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कहीं ना कहीं सीधे संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी मेरे भाई शिरीष जी भी शायद इन बातों पे प्रकाश डालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि एक आम लड़की, जैसे आप लोग बच्चे हो, एक आम महिला जो हाउसवाइफ है, या कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनका भी क्या राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई योगदान हो सकता है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी पहले जानना ये ज़रूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को जानने से पहले राष्ट्र क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राष्ट्र का महत्व हमें नहीं है तो शायद हमें लगेगा कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये हमारा काम थोड़ी ना है। जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम भी सुनेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं एनसीसी की यूनिफॉर्म में, और अगर आप देखेंगे ना तो उनका एक अलग जो उनका ड्रेस है वो इनको जो अलग एक प्राउड देता है, हमें देख करके भी अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली उनको पहन करके भी प्राउड फील होता होगा। तो एक जो बात जिसको मैंने अभी बोला कि राष्ट्र का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या हम राष्ट्र के इम्पोर्टेंस को समझते हैं? आप लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी है? उसमें उन्होंने मैसेज दिया। मैं बहुत सारे बच्चों से हमेशा पूछती हूँ कि एयरलिफ्ट अच्छी लगी थी क्या? वो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? बोले उसमें राष्ट्रभक्ति थी, वो अच्छा लगा। पर सिर्फ राष्ट्रभक्ति थी ये उस फिल्म की अच्छाई नहीं है। अगर आप ध्यान से उस फिल्म को देखोगे ना तो आपको उसका एक्चुअल मैसेज समझ में आएगा। जो अक्षय कुमार है ना, उसको भारत से, कुवैत में रहता है, उसको भारत से बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने देश का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। लेकिन जब अटैक होता है ना तो उसको एक ही चीज़ याद आती है कि काश मैं अपने देश वापस पहुंच जाऊं। और वो इंतज़ार करता रहता है, या वहाँ पे जो इंडियंस होते हैं ना वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उनको यहाँ से उड़ा करके वापस अपने देश में ले जाएगी। जिनके पास राष्ट्र नहीं होता ना, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। वो या तो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं या तो वो शरणार्थी होते हैं, और शरणार्थी और इलीगल माइग्रेंट्स में दोनों को एक्चुअल में कोई एक्सेप्ट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आपने देखा अमेरिका में, यूरोप में लोगों को भर भर करके वापस उनके देशों को भेजा जा रहा है। उनसे आप पूछिए कि उनके लिए राष्ट्र की क्या इम्पोर्टेंस है। आपकी पहचान आप कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, हम सब कुछ नहीं है। हमारी जो पहचान है ना वो हमारी राष्ट्रीयता है, वो हमारी भारतीयता है।
इसीलिए आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जिसके बिना हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता ना, उसकी सुरक्षा हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए जो आपका यहाँ पे आज हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो पहली बात तो हो गई कि राष्ट्र की इम्पोर्टेंस क्या होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा किन चीज़ों से हो सकता है। क्या सिर्फ जब दूसरे देश की फौज हमारे देश में घुसती है, क्या सिर्फ वही खतरा है, या फिर समय के साथ साथ राष्ट्र को तोड़ने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। आप लोग में से कई लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे और पॉलिटिकल साइंस में जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें राष्ट्र और राज्य की डेफिनेशन दी जाती है, राष्ट्र की नहीं दी जाती। और जब आप राज्य की डेफिनेशन यानी स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो उन्होंने एक सेट फॉर्मूला रखा हुआ है। क्या? एक टेरिटरी है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, वो लोग जो है यूनानिमसली एग्री हैं कि अगर बाहर से कोई हमारे देश में आएगा ना, तो हम उसको अपने देश की सरहद में नहीं आने देंगे। ये स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपने सॉवरेनिटी को कहाँ तक कन्फाइन किया कि हमारी सीमा में कहीं कोई बाहरी देश का घुस तो नहीं रहा है। लेकिन आज अगर आप देखोगे, देश के तोड़ने के तरीके में परिवर्तन की बात करोगे ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है या सॉवरीन नेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें सॉवरेनिटी के कितने डायमेंशन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइजेशन छोड़ दिया और इंडिया से चले गए, तो क्या वो कोलोनाइजेशन खत्म हो चुका है? नहीं, सिर्फ उसने अपने स्वरूप को बदला है। तो आज के समय में अगर आप सॉवरेनिटी को अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके देखोगे, तो सॉवरेनिटी में सिर्फ आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं आती, आपकी जो कल्चरल सॉवरेनिटी है, आपकी जो जियोग्राफिकल सॉवरेनिटी है, आपकी जो जियोलॉजिकल सॉवरेनिटी है, आपकी जो सोशल सॉवरेनिटी है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, यहाँ तक कि आपकी जो डेमोग्राफिक सॉवरेनिटी है ना, उसको भी अगर नुकसान पहुँचता है, तो वो नुकसान आपके देश को पहुँचता है। पहले आपने देखा होगा या अभी भी आप देख रहे हो कि जो भी कंट्रीज वॉर जोन में चली गई, उन कंट्रीज ने, आज आप देखिए यूक्रेन छोटा सा है, रशिया लड़ाई नहीं खत्म हो रही है, ठीक है ना, इजराइल और गाजा की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। इसीलिए अब देशों ने देशों को तोड़ने का जो तरीका है वो बदल दिया है। और इसीलिए सॉवरेनिटी के इन सारे पहलुओं को समझना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम महिलाओं की राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, एक तो हमने कॉम्बैट फोर्स की बात करी, दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, महिलाओं को उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाना। शक्ति के बारे में याद दिलाने का क्या मतलब होता है? शक्ति के बारे में याद दिलाने का मतलब होता है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज और रियलाइज करिए। आजकल एक बड़ा मुद्दा चलता है विमेन एम्पावरमेंट का। विमेन एम्पावरमेंट एक विषय है और एम्पावर्ड विमेन जो है वो दूसरा विषय है। अगर आपने भारत का इतिहास देखा होगा, क्योंकि अगर आज जब हम भारत में नारियों की भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या हो, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो हम अपनी ऐतिहासिक महिलाओं को भी नहीं भूल सकते हैं। और ये बात आज इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे दुनिया में एक मूवमेंट चल रहा है फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और उसको हम क्या समझते हैं कि जब वो लॉ के थ्रू आएगा ना, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। पर क्या आपने भारत में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में उनकी महिलाओं की भूमिका के बारे में पहले कभी कुछ सुना है? संविधान के हमने 75 वर्ष पूरे किए। क्या आपको पता है कि संविधान सभा में 15 महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो क्या संविधान निर्माण की भूमिका राष्ट्र निर्माण की भूमिका नहीं थी? वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका थी। वो जो 15 महिलाएं हैं, उनमें से एक महिला जिनका नाम मैं स्पेशली लेना चाहती हूँ, उनका नाम था डॉक्टर हंसा मेहता। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पहली लाइन उन्होंने क्या रखी थी? उन्होंने रखा था ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। डॉक्टर हंसा मेहता ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य भी थी। उन्होंने बोला वाई ऑल मेन, वाई नॉट ऑल विमेन ऑल्सो। और तब जाकर के आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट चेंज होता है और वो कहता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हर भूमिका में, चाहे आप पॉलिसी मेकर की भूमिका में महिला हो, चाहे वो संविधान सभा की महिला हो, चाहे वो किसी वैधानिक पद पे बैठी हुई महिला हो,
जिस जगह पे जहाँ पे बैठ करके आप अपने कर्तव्य और उस धर्म का पालन कर रहे हैं ना, वहाँ पे बेसिकली आप राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बेसिक फिलॉसफी ये है कि आपका हर सार्थक कदम आपके राष्ट्र को मजबूत बनाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर पूरे के पूरे इतिहास को प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे, एक नहीं हज़ारों महिलाओं के नाम हैं जो आज शायद हमें पता भी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि आज अगर भारत अखंड है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और उनमें महिलाएं पीछे नहीं रही हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने लक्ष्मीबाई का नाम तो सभी लोग जानते हैं, रानी चिन्नम्मा, कित्तूर की रानी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करी थी। आप सोचिए, आज आप सोच सकते हो कि हमें इतनी सारी चीज़ें सपोर्ट करने के लिए हैं, उस समय में एक रानी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही है। दूसरा आपकी मतंगिनी हाजरा जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी, रानी ताराबाई, रानी रुद्रम्मा जिन्हें कि रुद्रदेव के नाम से जाना जाता है, रानी दुर्गावती, गोंड रानी जिन्होंने 53 युद्ध लड़े और 52 युद्ध जीते। ये वो सारी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान दिए, त्याग दिए। और इसीलिए आज जब हम आज़ादी के लगभग 58 साल पूरे कर चुके हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चैलेंजेस को जो समय के साथ बदले हैं उनसे निपटने में हम अपनी भूमिका को किस तरीके से रखें। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को सही ढंग से समझने का प्रयास करिए, और आप ये समझिए कि आज कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग स्टूडेंट हो इसलिए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पे बोल के जाऊँगी। मैंने अभी बात करी कि कल्चरल सॉवरेनिटी, यानी किसी देश के कल्चर को अगर आप तोड़ दो ना तो भी देश टूटता है। अब कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, कल्चर टूटने से देश कैसे टूटता है, उसका सोशल फैब्रिक टूटने से देश कैसे टूटता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए जब आपकी कास्ट लाइन पे डिवीज़न की बात होती है, रिलीजन लाइन पे डिवीज़न की बात होती है, तो बेसिकली वो देश को तोड़ने की ही बात है। आपने नेटफ्लिक्स में देखा, अब आपको शायद पता नहीं होगा, जो नया इन डिजिटल कंपनियों का जो आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनका जो नया एजेंडा है वो पता है क्या है? ये आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके दिमाग को और आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, और आने वाले समय में आप वही सोचेंगे जो ये चाहते हैं कि आप सोचें। हमारे अंदर इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस नहीं है, पर क्या आपको समझ में आ रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर आपका ब्रेन कंट्रोल किया जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ बोलिए, अगले दिन आपको पॉपअप्स आने लगते हैं, और पॉपअप में वो इन्फॉर्मेशन उनके पास हमेशा रहती है जिस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और धीरे 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 करके आपकी एक साइकोलॉजिकल क्लींजिंग होती है, जहाँ पे आपके दिमाग से सही चीज़ को हटा करके गलत चीज़ को उसमें धीरे धीरे बिठाया जाता है। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है? अगर आपके दिमाग में गलत चीज़ फीड की जा रही है आपके कल्चर के अगेंस्ट में, आपके परिवार के अगेंस्ट में, आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट में, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? इसीलिए आपने देखा कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस समय एक बड़ा षड्यंत्र है वो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने का भी है। क्या परिवार व्यवस्था टूटने से आपका राष्ट्र मजबूत रह सकता है? आपकी समाज व्यवस्था मजबूत रह सकती है? और अगर आपका परिवार और समाज व्यवस्था कमज़ोर है तो आप मान के चलिए कि आप एक कमज़ोर देश हैं, क्योंकि देश को टूटने की जो बात होती है ना, वो हमेशा बाहर से नहीं होती, देश अंदर से भी तोड़ा जाता है। और जब हम 1947 में बटे थे ना, तो हम अंदर से ही बटे थे। अंग्रेज़ों का तो षड्यंत्र था, पर एग्जीक्यूट तो हमारे लोगों ने किया था ना उसको। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन षड्यंत्रों को आप समझो। अभी बहुत नए नए टर्म आ रहे हैं, आपने डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट देखा, किस तरीके से डीप स्टेट्स में एक पर्सन को पर्सनालिटी बनाया जाता है, और वो पर्सन पर्सनालिटी बनाने के लिए जो उसकी इमेज बिल्डिंग की जाती है, लोग उसके पीछे पागल होते हैं, उसको जिताते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली बांग्लादेश में आपने देखा, आपने यूक्रेन में भी देखा है, अफगानिस्तान में भी ये हो चुका है। ये सारी चीज़ें ना कहीं इसी डीप स्टेट का
आउटकम है। लेकिन अगर आप इन डीप स्टेट्स के बारे में अवेयर नहीं है, इनकी वर्किंग के बारे में अवेयर नहीं है, तो मीडिया जो चीज़ें आपको दिखाती है, आपको वो चीज़ें वाकई में सच लगती हैं, जबकि वास्तव में सच्चाई कुछ और होती है। इसीलिए आपको आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इंफॉर्मेशन के सही सोर्सेस को पकड़ें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को समझें। आप ये माने, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका प्रेजेंट अस्तित्व आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सारी सिविलाइजेशंस पिछले कुछ सालों में लगभग ख़त्म हो गई। भारत अभी भी लॉन्गेस्ट सर्विंग सिविलाइजेशन अगर है तो क्यों है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? अगर इसको विश्व गुरु बोलते तो क्यों बोलते थे? आपने कभी इसको खोजने का प्रयास किया? जब तक आपके अंदर ये प्रश्न नहीं उठेंगे ना, तब तक आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि क्यों आपको अपने भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। और अगर आपको यही नहीं पता तो आप अपनी भारतीयता का संरक्षण कैसे करेंगे? इसीलिए आप अपने देश को जानिए, उसके नॉलेज सिस्टम को जानिए, उन कारणों को जानिए जिसके कारण ये देश विश्वगुरु था। और सिर्फ विश्वगुरु नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में 1498 तक, यानी जब वास्को डी गामा आया तब तक 33% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। यानी आपका वैभव भी चरम पे है और आपका ज्ञान भी चरम पे है। अभी आपकी क्या स्थिति है? पूरी दुनिया में किस तरीके के मॉडल जो है वो चलाए जा रहे हैं, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अगर आपकी सोच आपकी वैल्यू सिस्टम के आधार पे अलाइन नहीं है तो आपको तोड़ना, आपके परिवार को तोड़ना और आपके राष्ट्र को तोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जैसे आजकल बहुत एक चला सेम सेक्स मैरिज, क्या ये पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने का एक षड्यंत्र नहीं है? आपको लगता है कि ये लिबर्टी की बात है, बट आपको पता है कि पूरा का पूरा बड़ी बड़ी कंपनियों का एक इकोनॉमिक मॉडल है। उनको लाखों करोड़ों का बिजनेस करना है। आपको नहीं पता कि आप उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। उनको आपसे खेलना है, आपके दिमाग से खेलना है, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें प्लांट करनी है जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी नहीं है। वहाँ पे अगर आप उनके समाज में उसका इम्पैक्ट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी सोसाइटी क्रम्बल कर रही है, पर उसी को आपके देश में वो क्यों लागू करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको तोड़ना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो बॉर्डर पे बंदूक लेकर के खड़े हैं। अगर आप अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी सोशल वैल्यूज की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी पारिवारिक व्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकते, तो भी आपका देश टूटने की कगार पे जा सकता है। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो सक्रिय हैं, वो हमेशा से सक्रिय थीं और आज भी वो सक्रिय हैं। उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदला है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो आज भी वही है। इसीलिए आपको अपने अंदर की समझ को जगाना होगा, अपने देश को पहली बात समझना होगा, और छोटा सा ही सही लेकिन एक सार्थक प्रयास आप क्या कर सकते हो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सीमा जागरण मंच के जो भी लोग हैं और जो भी यहाँ पे प्राध्यापक बैठे हैं, जाते जाते मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इस पे भी सोचना होगा कि आम एक जो यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, जो घर में काम करने वाली एक महिला है, जो एक कूड़ा बीनने वाली महिला है, जो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, क्या हम उसको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? क्योंकि हमने क्या किया है ना, हमने सारी जिम्मेदारियां गिव अप कर दी हैं। हम पढ़ेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, बाकी सब हमारा काम थोड़ी ना है। और इसीलिए हमें ये समझना होगा कि बाकी सब भी हमारा काम है। और इसीलिए मैं आज यहाँ से घोषणा करके जा रही हूँ, और घोषणा जिसके लिए मुझे जाना है, अभी लॉ फैकल्टी संविधान के 75 साल पूरा होने पे हम कर्तव्यम नाम से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और वो सीरीज चलेगी लगभग 8-9 महीने। उसका जो इनॉग्रल है वो अप्रैल मंथ में होने वाला है। डीयू की वेबसाइट पे वो 1-2 दिन में आ जाएगा। इस कर्तव्यम का सिंपल सा एक ही मतलब है, और मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आपके जीवन में कर्तव्य की क्या इम्पोर्टेंस है, और बिना कर्तव्य के आप कोई राइट भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको राष्ट्र से अधिकार चाहिए ना, तो आपको राष्ट्र को अधिकार देना पड़ेगा, आपको उसकी संप्रभुता को, उसके सम्मान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा।
जो लोग भी उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको डिसरिगार्ड करना पड़ेगा, और तब जा कर के आप ये कह सकते हैं कि इस राष्ट्र की, इस सरकार की मेरे प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। आज तक हमने आज़ादी के बाद से सिर्फ राइट सेंट्रिक सोसाइटी की बात करी, पर मैं एक लास्ट लाइन बोल के जा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि एज एन इंडिविजुअल राष्ट्र के प्रति आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ मुझे यहाँ मौका देने के लिए और मुझे सुनने के लिए, पर मुझे सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे सुनने के बाद अगर यहाँ से एक भी चीज़ आपके दिमाग में रह जाए ना, तो प्लीज़ आप उस पर अमल करना। अगर आप उठ गए और भूल गए तो ना तो मेरे यहाँ आने का कोई मकसद है, ना आपके यहाँ 1 घंटा बैठने का कोई मकसद है, और ना ही जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया ना, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र सिर्फ यहाँ बैठे हुए 4 लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जितने लोग बैठे हो ना, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट, और आपको इसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। जहाँ पे दूसरे देश में आकर के इंट्रूजन हो रहा है ना, आप जा कर के बंगाल की हालत देखो, संदेश खाली की हालत देखो, आप जा कर के आसाम की हालत देखो, जहाँ पे आकर के दूसरे देश के लोग बस गए हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप खतरे में हो। आपको उस खतरे तक नहीं पहुँचना, आपको अवेयर रहना है और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको, और आप लोगों से आज्ञा भी चाहते हैं। और दोबारा कभी मैं आऊँगी तो ये जो इश्यूज़ हैं जिनको मैंने डिस्कस किया, जिसके कारण यंग माइंड को भ्रमित किया जा रहा है, इस पे एक बार हम लोग ज़रूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।